तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और सुनाओ क्या हाल चाल। कमर सीधी ओ भाई साहब आप, हाँ सीधी कमर जी। आगे बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले दिमाग में इमेज ये रखना कि इनडायरेक्ट टैक्स आखिरकार है क्या चीज। तो ये बड़ी काम की चीज मैंने आपको बताई है। तो जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, तो भाई आपका ये ऐसे ऐसे आता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपका इनकम टैक्स सिर्फ एक ही लेग है, इसकी दो लेग हैं, दो टांगे हैं, मूछें बन जाती हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक, क्या विशेषताएं हैं इसकी जरा देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं प्रभु। पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आपको ये जानकर खुशी होगी कि गम आई डोंट नो, फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच तक, आपको पता है आपका जो जीएसटी का जो कलेक्शन रहा है, यानी आईडीटी का जो कलेक्शन रहा है, वो 20 लाख करोड़, क्या कह रहा हूं मैं, 20 लाख करोड़ से ज्यादा आपका रहा है। जबकि आपका जो इनकम टैक्स की कलेक्शन रही है, इनकम टैक्स की जो कलेक्शन रही है बाबूजी, वो रही है यहाँ पर आकर 19 लाख करोड़ से ज़्यादा। यह बात तो एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके रेवेन्यू जनरेशन के लिए फॉर द गवर्नमेंट। Indirect tax are a major indirect taxes are a major sources for tax revenues for government worldwide and continue to grow. In India, indirect taxes contribute more than 50% of the total tax revenues of central and state governments. बहुत सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, बात करेंगे उसकी भी हम। लेकिन जीएसटी का क्या है, आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों जाता है आधा आधा, सारी बात करेंगे, डटे रहिएगा। अभी तो आईडीटी के फीचर्स की बात कर रहे हैं, क्या लक्षण हैं। बोलते हैं ना भाई तेरा लक्षण ठीक नहीं है, कोई कोई बोल देता है तेरे तो लक्षण ही खराब है तेरे तो वही लक्षण देख रहे हैं इसके, कैसे लक्षण है, कुलक्षणा है या अच्छे लक्षण है इसके। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हमें पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं गुड्स या सर्विस के ऊपर ही लगाया जाता है, जबकि इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस अपना एक व्यक्ति विशेष पर्संस के ऊपर लगाए जाते हैं और ये गुड्स सर्विसेज के ऊपर। इट इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है, सप्लाई मतलब मोटा मोटी अभी मान के चलो जब सेल होती है, गुड्स की सेल हो रही है या जब सर्विस दी जा रही है, तो उस वक्त इनका जन्म होता है, उस समय टैक्स की बात करी जाती है। वेरी गुड। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, यही तो था कि भाई एक काम करना, ये मैन्युफैक्चरर था, ये होलसेलर था, ये रिटेलर था, ये एंड यूजर था, कि इसने इससे ले लिया सरकार को दे दिया, इसने इससे ले लिया सरकार को दे दिया, इसने इससे ले लिया सरकार को दे दिया। तो अल्टीमेटली फाइनली लोड किसके ऊपर आता है, इसके ऊपर आता है। डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिया था, उसमें जीएसटी का नहीं कि टैक्सेस का जो लोड है वो भाई साहब व्यापारी लोगों पर बिल्कुल भी ना आता। एट द एंड टोटल लोड शिफ्टेड टू द एंड यूजर, ऐसे करके हो जाता है। राइट बेबी, यस। देयर इज ए क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन on end user. For example, GST paid by the supplier of the goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodity. जैसे कि मेरी आपसे फीस ली है, सपोज करो 5,900 रुपए की, तो 5,000 मेरी फीस थी, 900 रुपए आपसे कलेक्ट किए, सरकार को पे कर दिए, दैट्स इट। चॉकलेट खरीदते, चिप्स खरीदते, बिस्किट खरीदते, उसमें जीएसटी कंपोनेंट शामिल होता है, आपसे सेलर लेता है, सरकार को जमा कर देता है, बात खत्म। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। क्या कभी आपको जीएसटी ने पिंच किया है, क्या कभी चुभा है आज तक? नहीं चुभा। कितनी मजे की बात है, यू आर पेइंग जीएसटी ऑन डेली बेसिस। आप चिप्स भी खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, माचिस की डिब्बी खरीद रहे हैं, यार कुछ भी खरीद रहे हैं, गंदे गंदे लोग सिगरेट खरीद रहे हैं। भाई एक सिगरेट भी खरीदी, एक माचिस भी खरीदी, आप हर बार 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 आपकी पॉकेट से जीएसटी निकल रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इन जनरल प्राइसेस में जीएसटी इनबिल्ड होता है।
एमआरपी दी होती है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आपको पता ही नहीं चलता। आपको जो कीमतें बताई जाती हैं जीएसटी जोड़ के बताई जाती हैं, अरे फला फला कार थार रॉक्स कितने की है, 28 लाख की है टॉप मॉडल। अच्छा 28 लाख में टैक्सेस भी तो शामिल है, 28% का टैक्स भी तो शामिल है उसके अंदर। लेकिन चूंकि वो इनबिल्ट है और हमारे ये दिमाग में ना ऐसी फीलिंग आ गई, ऐसी फिटिंग हो कि हाँ ये जो कार है इसकी कीमत 28 लाख ही है, टैक्स कंपोनेंट दिमाग में आते नहीं कि लाखों रुपए का टैक्स हम अपनी जेब से भर रहे होते हैं। तो पिंच नहीं करता, इनकम टैक्स जरूर पिंच करता है क्योंकि उसका लोड मेरी ही जेब पर पड़ता है, मुझे ही पे करना होता है और मुझे दिख रहा होता है। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्स पेयर pays the same without actually knowing that he is paying tax to the government। उसे पता ही नहीं चलता बेचारे को, इतना भोला इतना बावला सा है। हाँ, thus taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect। क्या बात, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते समय डायरेक्ट पिंच नहीं हो रहा है बे, नाम ही तो, तभी तो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है, इसका लपेट के लेते हैं। इन्फ्लेशनरी, बिल्कुल। कैसे, अगर इसका जो संबंध है, जो कनेक्शन है वो सीधा महंगाई से है। अगर टैक्स रेट कम होंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, टैक्स ज्यादा होंगे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, टैक्सेस बहुत कम थे, प्राइस 180 आया था। इसमें मॉडरेट टैक्स था, प्राइस 187 आया था। इसमें मल्टीपल टैक्स कलेक्शन में ह्यूज टैक्सेस थे, प्राइस यहां चला गया था। देख रहे हैं आप। तो मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पर किसी भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर नॉर्मली 5 रेट हैं जीएसटी के, 5%, 18%, 12%, 28%। अगर मैं किसी कमोडिटी को 5% से बढ़ाकर 12% में कर दूं, या 12 से बढ़ाकर 18 में कर दूं, या 18 से बढ़ाकर 28 में कर दूं, डेफिनेटली प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगे उसके। या 28 से 5% में ले आऊं, प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे। तो प्राइसेस के फ्लक्चुएशन में टैक्स का बड़ा रोल है। कहने को तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। राधे राधे। कैसे? तो बोलते हैं भाई साहब कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। ओके, वाइडर टैक्स बेस। इनकम टैक्स के दायरे में कितने लोग आते हैं? बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सारी गरीब जनता, मजदूर आदमी, किसान आदमी, सब अलग हैं इन चीज़ों से। लेकिन जीएसटी किसकी जेब से निकल रहा है? एक भिखारी की जेब से भी सरकार जीएसटी का पैसा निकाल रही है। अगर कुछ तो खाता होगा वो बाजार से लेकर, बीड़ी पीता होगा उसकी जेब से जीएसटी जा रहा है। बिस्किट भी खाता होगा, जीएसटी जा रहा है उसकी जेब से, बात खत्म। लेकिन कंपैरेटिवली इनकम टैक्स का बेस जो है, दायरा जो है ज्योग्राफिकली पर्सन वाइज, वो काफी कम है। मतलब 140 करोड़ अगर लोग हम हैं तो मान के चलना कि 140 करोड़ के 140 करोड़ सबके सब जीएसटी की गिरफ्त में हैं। रिग्रेसिव इन नेचर, ये तो मैंने आपको बताया ही था। रिग्रेसिव है, संभाव रखता है। संभाव कैसे रखता है सर? मतलब अमीर और गरीब में नो डिफरेंस, नो डिफरेंस इन अमीर एंड गरीब। इसके लिए कोई अंतर नहीं है दोनों के बीच में। ये कैलकुलेटर अमीर खरीदे गरीब खरीदे, दोनों को सेम टैक्स का लोड बेयर करना होगा। रिग्रेसिव इन नेचर है। जनरली indirect taxes are regressive in nature. The rich and the poor people have to pay the same rate of indirect taxes. अब ये थोड़ी ना कि मान लो एक कैलकुलेटर बता रखा है भाई 200 रुपए का है बाजार में, अब 200 रुपए में टैक्स ऑलरेडी शामिल है। अब कोई धनी खरीदने के लिए आएगा, रिच आदमी आएगा तो उसके लिए रेट बढ़ा दे क्या? गरीब आएगा उसका बढ़ा दे क्या? क्या राशन कार्ड देख के उनको बात करें क्या? हमारे सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्लक्चुएट कर ही नहीं सकते आप। ओके, ठीक है जी। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, क्या बात है। ये पढ़ के आपको हंसी भी आ सकती है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि देखो, हमने गंदी गंदी चीजों पर, जैसे कि भाई आपके ये सिगरेट हो गई, तो सिगरेट को डीमेरिट गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। सिन गुड्स कहा जाता है, पापी गुड्स कहा जाता है,
महापाप की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन नशे को करके व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है और वो कर जाता है जो वो कभी करना भी नहीं चाहता है। इसलिए इस नशे को महापाप कहा जाता है, सिन गुड्स डिमेरिट आइटम। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने ना इन चीजों पर हैवी टैक्स रेट लगाए हैं। पूछा क्यों? बोले इसलिए कि अगर प्राइस ज्यादा रखेंगे सिगरेट का तो भाई वो कम खरीदी जाएगी और लोग कम पिएंगे, इससे समाज का भला होगा। अरे भाई एक बात बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम की कोई चीज पड़ी है? कि हाँ पड़ी है। क्या मतलब होता है? माना कि प्राइसेस बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ती है, परंतु जो एडिक्शन वाली चीजें होती हैं इनके प्राइसेस आप कितने महंगे कर लीजिए, भाई जिसको पीना है वो पी के रहेगा, उतनी ही पिएगा, क्योंकि उसका खुद का बॉडी और खुद का माइंड उसके वश में नहीं होता है, ऐसे करके। लेकिन कहने वाली बात है, हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन कंजप्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ऑल्सो नोन एज सिन गुड्स, पापी गुड्स, सच एज अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर, शराब की बात नहीं कर रहा, अल्कोहल प्रोडक्ट्स जिनमें अल्कोहल शामिल हो रहा है, क्योंकि शराब पर जीएसटी लगता है, शराब जीएसटी की दुनिया से बाहर होती है। अच्छा जी, टोबैको हो गया, हाँ अल्कोहलिक जो शराब होती है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, मैं बात करूंगा उसकी भी, लेकिन वो बहुत हैवी लगती है। मतलब उतनी शराब की भी कीमतें नहीं होती जितने की टैक्स उसके ऊपर लग जाते हैं। 100 रुपए की शराब होगी, 140 रुपए के टैक्स होंगे, 240 का पौवा मिलेगा। अच्छा, does this not only control their consumption but also enable the state to collect substantial revenue? क्या बात है, वो कह रहे देखो हायर टैक्स रेट लगाने से क्या होगा कि इसकी कंजम्पशन तो कंट्रोल होगी, साथ में सरकार को हैवी टैक्स रेट भी, हैवी कलेक्शन भी सरकार को होगी। क्या आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है? एक तरफ तुम कह रहे हो कंजम्पशन कम होगी, अबे कंजम्पशन कम होगी तो कलेक्शन भी तो कंपैरेटिवली कम होगा। कह रहे नहीं, कंजम्पशन कम होगी, कलेक्शन ज्यादा होगी। अरे भाई साहब, हमें को पता है, आपको भी पता है, इकोनॉमी इसी से चलती है भाई। सिगरेट पे पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, इतना हैवी टैक्स रेट लगा रखा है, पूछिएगा मत। हाँ, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगा आगे चल के आपको। ऐसी शराब के ऊपर, शराब सिगरेट, सरकार दुश्मन हुई पड़ी है इनकी, पता है भाई, जिसको जो पीनी वो पी के रहेगा। बच्चों की किताबें बेच दे, चाहे पत्नी के गहने बेच दे, पर पीनी है तो भाई पीनी है, बात खत्म। तो क्या क्या पॉइंट्स आपने देखे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या फीचर्स हैं। टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है, महंगाई से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जो जितनी वैल्यू ऐड करता है उसे उतना टैक्स भरना पड़ता है, व्यापारियों पर टैक्स का लोड नहीं आता, जनता पर टैक्स का लोड आता है, रिग्रेसिव इन नेचर होता है। इसकी शक्ल देख देख कर आप सारे पॉइंट्स यहां पर गिनवा सकते हैं, ऐसे करके। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, गुड सर्विस के ऊपर लगता है, बर्डन आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, डायरेक्टली पिंच नहीं करता है, महंगाई से कनेक्शन है, वाइडर टैक्स बेस है, संभाव रखता है और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करके चलता है। छोटा सा थियोरेटिकल पॉइंट एक और आ रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आप डिफरेंसेस बताइए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस इमेज को देखकर क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? यस सर, डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिसके ऊपर लगता है पे भी वही करके आ रहा है, जिसको लगा है बेयर भी वही कर रहा है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लगता किसी और पर है, और निकलता किसी और की जेब से है, बेयर उसे कोई और ही करता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिग्रेसिव नेचर का होता है। अच्छा, और क्या अंतर है? कलेक्शन लगभग दोनों का सेम सा ही है, दोनों बराबर की टक्कर की, कोई 20 लाख करोड़ 19 लाख करोड़ में, हालांकि डिफरेंस तो 1 लाख करोड़ का है, बट जिस लेवल पे बात हो रही है वहां कोई बहुत बड़ा डिफरेंस ये नहीं माना जाता है। और क्या डिफरेंस है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में? सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर ये है कि देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स जो होगा इनकम टैक्स, वो पर्सन्स के ऊपर लगाया जाता है, व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। और क्या अंतर है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में? और क्या अंतर है? इतना तो बता दिया हमने, और कुछ दिख रहा है यहां से अंतर? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई और अंतर दे? इनकम टैक्स के डायरेक्ट टैक्स के अंदर बर्डन आगे शिफ्ट नहीं होता है, यहां पर बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अच्छा देखो जरा क्या क्या लिखा है। बर्डन ऑफ टैक्स, द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड कलेक्ट द सेम
फ्रॉम द एंड यूजर, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डस बर्डन आगे शिफ्ट हो जाता है, जबकि यहां पर जिसके ऊपर लगता है वही बेयर करता है। नेचर क्या है? रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। अच्छा जी। इट हैज टू बेयर बाय ऑलमोस्ट ऑल पर्संस, ये सबको अफेक्ट करता है, लेकिन ये इसका कंपैरेटिवली नैरो बेस है, कम लोगों को छूता है आपका इनकम टैक्स। यहां बताया 20 लाख करोड़ से ऊपर, ये बताया था 19 लाख करोड़ से ऊपर का। इन्फ्लेशन से इनकम टैक्स का कोई वास्ता नहीं है। अगर इनकम टैक्स रेट घटता बढ़ता है तो इससे महंगाई, महंगाई किन चीजों पे आती है? गुड सर्विस, दाल दलिया दूध चना वगैरह वगैरह। इसका महंगाई से कोई वास्ता नहीं है इनकम टैक्स का। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा कि डमरू की कीमत क्या होगी, कैलकुलेटर कीमत पे कोई असर नहीं पड़ा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, उसमें बदलाव होने से डेफिनेटली गुड्स और सर्विस पे अंतर आएगा, यानी कि इन्फ्लेशन पर चेंजेस आएंगे। ओके, डायरेक्टली अफेक्ट इन्फ्लेशन, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। इफेक्ट ऑन पर्सन, ये एंड यूजर को अफेक्ट करता है, ये असेसी को अफेक्ट करता है, टैक्स पेयर को अफेक्ट करता है। इंपोज ऑन द पर्सन डील इन गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि ये आपका इंपोज होता है एम्प्लॉइज पर भी लगता है, बिजनेसमैन पर भी लगता है, इन सब पे लगता है, तो पर्सन्स के ऊपर लगता है। एग्जाम्पल बता दिया आप कैसे करके। तो छोटी मोटी बातें हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। सर ये एग्जाम में आ सकता है ना? मुन्ना बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे लगता है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में नहीं आएगा। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स भी एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन मेरे बच्चा, बात को समझने के लिए, देखने के लिए ये जरूरी है। जब बिल्डिंग बनती तो फाउंडेशन वाली ईंटों पर आपने कोई पेंट भी नहीं कराना होता, कोई नहीं देखता उनको, लेकिन पूरी बिल्डिंग उन्हीं पर टिकी हुई होती है। इसलिए आपको ये बातें पूरी शिद्दत से समझनी बहुत जरूरी है। एक बात और क्लियर कर लीजिएगा, यहां एबीसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं ट्रेंड के अनुसार कि पिछले 7 बार के एग्जाम में, 8 बार के एग्जाम में इस चैप्टर से कम पूछा गया है या थोड़ा पूछा गया है तो इस सी कैटेगरी का चैप्टर बना दूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, नेवर एवर। ये सीए है बाबू मोशाय, सीए। यहां कौन सा जो 6 बार से सी कैटेगरी में था वो कब ए कैटेगरी में आ जाए, यहां कुछ पता नहीं चलता। इसलिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका ए कैटेगरी का। ये एबीसी कैटेगरी करना आप बीकॉम के अंदर यहां तो कतई मत कीजिएगा। एक एक चीज, एक एक शब्द बेहद कीमती है। पहले आप दिमाग लगाओ कंसेप्ट बिल्डिंग में। मैं कह रहा हूं भाई, पहले 5 6 7 क्लास, हेलो इधर, पहली 5 6 7 क्लास में तुम बिल्कुल दिमाग में मत रखना लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी, ऐसी की तैसी लिखना, ऐसी की तैसी प्रेजेंटेशन। पहले अपने बिल्डिंग के फाउंडेशन को मजबूत करो। एक बार मजबूती आ गई फाउंडेशन में तो बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊंची बना लेंगे यार। लिखना भी सीख जाएंगे, प्रेजेंटेशन भी सीख जाएंगे, लेकिन पहले बेस को पकड़िए, बेस। ठीक है, चलो भैया जी, लो साहब, यहां तक बात थी आपके इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स आ जाते हैं। एक एक्साइज ड्यूटी करके टैक्स होता है, एक अपना सेस नाम से भी कई सारी चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर होती हैं। यहां से हम लोग जीएसटी की बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने रजिस्टर के अंदर कुछ नोटिंग करेंगे क्या? थोड़ी सी नोटिंग कर लीजिएगा। हाँ, रजिस्टर के अंदर थोड़ी सी नोटिंग आपने करनी है। और वो इसलिए करनी, या फिर एक काम कर सकते हैं, रजिस्टर में भले ही मत करना, आप एक अलग से पेज पर नोटिंग करके यहीं पर चिपका लेना। वैसे मैं ये पेज भी इस्तेमाल कर सकता हूं आपके लिए, ये नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पर ना एक पेज निकालना है, ये ठीक है, एक पेज चाहिए था। आप जो नोटिंग करने जा रहा हूँ, आप इस पेज की नोटिंग को चाहो तो अपने रजिस्टर में कर लो, या फिर अलग से एक पेज पर लिखकर, मतलब नोट करके यहाँ पर चिपका लेना। मुझे एक पेज यहाँ खाली देना चाहिए था, वो खाली है नहीं दरअसल। तो मैं मेरे जीएसटी को समझाऊं, आईडीटी को समझाऊं, जीएसटी को समझाऊं, जरा एक बात उससे पहले ये समझिएगा, नोट करके है यार। जो टैक्स है ना, अपना टैक्स, ये तो हमने देख लिया कि यार इसमें ना कुछ ऐसे करके है माजरा। ये डीटी है और ये आईडीटी है, ठीक है।
ये DT IDT है। DT के अंदर आपका फॉर एग्जांपल आ जाता है इनकम टैक्स। IDT के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? IDT में आते हैं आपके, एक नाम आता है, पुराने टैक्स के नाम बता रहा हूँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आती थी एक स्टेट, हालांकि अभी भी कुछ प्रोडक्ट पे लगती है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, किन किन पर लगती है किन किन पर नहीं लगती, सब बताऊंगा, वरी नॉट। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वेरियस सेस, आपका GST, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करने पर लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एटसेट्रा। तो बाबूजी ये सब ना आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सिर्फ GST ही इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, बहुत सारे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे। अभी तो मैंने एटसेट्रा लिखा है, बहुत सारे टैक्सेस हैं आपके जो इनडायरेक्टली आपके लगाए जाते हैं। ठीक, यहां से मन में एक और प्रश्न उठा, सर आपने ये नाम लिख दिए ड्यूटी, सेस वगैरह, ये सब क्या है? देखिए यार, एक बात समझना, जो आपने कभी ढाबे पे खाना खाया है? सर जी हम तो बहुत खाया, हमने तो बहुत ही खाया। तो वहाँ जो थाली मिलती है, मुझे आज भी याद है, 10 रुपये में थाली आया करती थी, लेकिन थोड़ी कस्टमाइज़ करानी, कस्टमाइज़ मतलब करारी रोटियाँ आपको चाहिए अपने हिसाब से, सब्जी थोड़ा ढंग की चाहिए, थोड़ा सैलड वैलड भी चाहिए, तो 15 रुपये की थाली आया करती थी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2001-2 के आसपास की, मतलब कि आज से लगभग 23-24 साल पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ढाबे पर इसमें, यहाँ पे इसमें रायता होता था, इसमें रोटियाँ होती थीं, रोटियाँ यहाँ थीं, इसमें यहाँ पर जो हमारी जो सब्जी वगैरह वो हुआ करती थी, सूखी सब्जी यहाँ पर हुआ करती थी, सब्जी रायता और रोटियाँ ऐसे करके हुआ करती थी। इसे बोलते थे थे-आ-ल-ई थाली, थुल्लू नहीं थाली बोल लिखना, थाली बोलते थे। ऐसे ही यहाँ पर एक और थाली है, थाली का क्या नाम है? या एक थाली ये है, इस थाली का नाम है टैक्स, इस थाली का नाम है टैक्स। इसमें भी कई सारे खाने बने हुए हैं। यहाँ पर एक में लिखा हुआ है ड्यूटी, एक में लिखा हुआ है सेस, एक में लिखा हुआ है टैक्स, एक में लिखा है ऐसी की तैसी। कहने का मतलब ये है, टैक्स एक ब्रॉड टर्म है। क्या है रे? टैक्स इज अ ब्रॉड टर्म, टैक्स ब्रॉड टर्म है। जो ये ड्यूटी कह लो, कभी कभी सेस बुला देते, जैसे एजुकेशन सेस एटसेट्रा, ऑल दीज, ये सब जो हैं ये पार्ट ऑफ टैक्स हैं। मतलब बात को ऐसे समझिएगा, जैसे कि भगवान कृष्ण हैं, कोई उन्हें कहता है मुरली मनोहर, कोई कान्हा कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई बिहारी जी कहता है, पर है तो वो कृष्ण ही ना यार, अनेक अनेक नाम से बुलाया जाता है ना। ऐसे ही टैक्स है। टैक्स की परिभाषा क्या है? एनी कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट इज कॉल्ड एज टैक्स। अब चाहे उसका नाम आप जो मर्जी रख दो, आप ड्यूटी बुलाओ, आप सेस बुलाओ, आप जो मर्जी बुलाइए। लेकिन सर फिर भी टैक्स और सेस में क्या फर्क होता है? अगर मैं बात करूं टैक्स वर्सेस सेस, ये होता तो एक ही है, लेकिन फर्क ये होता है इसके जो यूजेस होते हैं, इसका जो यूजेस होता है वो नॉट प्रीफिक्स्ड, वो प्रीफिक्स्ड नहीं होता। लेकिन सेस के जो यूजेस होते हैं वो एट द रेट ऑफ प्रीफिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करें आपसे एजुकेशन सेस को लेकर, कि इस नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो पैसा भाई साहब आपका ना एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा आता है फॉर एग्जांपल, जैसे हेल्थ सेस आ गया एक, जो सिगरेट विगरेट पीते हैं ना, चैनी खैनी, जो चैनी खैनी खाते, चैनी खैनी देखा है आपने? मेरे पास है शायद यहाँ पे, नहीं ऐसे मत देखो, मैं तो बस डेमो के लिए रखता हूँ, मेरे पास रहती हैं, कमला पसंद भी है मेरे पास तो भाई साहब। ये देखो, चैनी खैनी, चैन से मजा लो, कमला पसंद भी है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है, तो जो व्यक्ति इनको खाता है ना,
तो जो व्यक्ति इनको खाता है ना भाई साहब, तो 24 फिल्टर सैशे, अच्छा इसके अंदर कुछ है, सैशे टाइप है जो मुंह में रख लेते हैं लोग। तो इस पे क्या लिखा है हिंदी में, तंबाकू सेवन यानी कि अकाल मृत्यु। आज ही छोड़ें, बेच भी रहा और छुड़वा भी रहा है। ठीक है जी। तो इसे जब बेचा जाता है तो इसके प्राइसिंग में हेल्थ सेस शामिल होता है, क्योंकि सरकार को पता है जो इसे खा रहा है उसे एक दिन कैंसर होगा, 8, 10, 15 साल में कैंसर बनके तैयार हो जाएगा। इधर सरकार ने ऐसे ही व्यक्तियों से सेस के नाम पर, हेल्थ सेस के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रखा था। उस पैसे से सरकार ने अस्पताल बनवाना शुरू किया। इधर 8-10 साल में उस पैसे से अस्पताल बनके शुरू होगा, इधर 8-10 साल में कैंसर बनके तैयार होगा, तो बस उसी मरीज से उसका फीता कटवा देंगे। कितनी दूरदर्शी है हमारी सरकार। कहने का मतलब यह कि हेल्थ सेस का पैसा हेल्थ के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि टैक्स के नाम से कलेक्ट किया गया पैसा उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। ड्यूटी कह लो या टैक्स कह लो, उसके नाम से जो पैसा कलेक्ट किया गया है उसका कोई प्रीफिक्स्ड यूटिलाइजेशन नहीं है, बल्कि जब सेस की बात करते हैं तो पहली बात, सेस हवा में चार्ज नहीं की जाती, वो एक नाम से चार्ज की जाती है। एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, कोल सेस, कार्बन सेस, ऐसे करके है। ठीक है सर जी, ओके गुरुजी। अब बढ़ते हैं आगे। जस्ट नो अबाउट योर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। आपको कुछ और भी जानने की जरूरत है। जस्ट नो अबाउट योर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देनी बड़ी जरूरी है मालिक, क्योंकि पहले पुराने को समझाऊं कि पुराने में क्या था, कैसे था, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो मैं जीएसटी को जस्टिफाई कर पाऊंगा ना भाई, कि जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, क्या वजह रही, क्या सारा मामला रहा, कैसे कैसे रहा, तो ठीक से समझ में आपको आ पाएगा। तो पुराने समय में क्या हुआ करता था, यहां पर ना आपके ये मल्टीपल टैक्सेस पुराने समय के अंदर बाबू मेरे हुआ करते थे। मल्टीपल टैक्सेस कैसे भला? देखिए, आपको पता है जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसी सजा मिलती है, मतलब उसको वैसे ही फल मिलता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता है, ध्यान रखें इस बात का, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति पुराने समय के अंदर फैक्ट्री लगाकर काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की बात जब की जाती थी, तो उसके ऊपर सरकार लगाती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नाम से ही पता लग रहा है सेंट्रल वर्ड आ रहा है। यह पैसा जाता था, मनी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान में व्यवस्था थी कि कौन सी घटना से कौन सा टैक्स लगेगा और उस टैक्स का पैसा किसको मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पैसा जाया करता था, और इसके लिए जो एक्ट आपका बना हुआ था वो एक्ट था सेंट्रल एक्साइज एक्ट। क्या? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 करके आपका ये बना हुआ था। ठीक गुरुजी। दूसरा था यहां पर आकर भाई साहब कि अगर कोई व्यक्ति सेल ऑफ गुड्स करता था और वो भी विद इन द सेम स्टेट में, फॉर एग्जांपल हरियाणा से हरियाणा में सेल कर रहा है अपना, तो सेम स्टेट में कर रहा था, तो इसे इंट्रा स्टेट बोल देते हैं। दैट इज इंट्रा स्टेट इसको बुला दिया जाता है मेरे भूरा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता था तो उसके ऊपर लगाते थे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगाते थे, और संविधान के मुताबिक ये पैसा जाता था भैया जी किसको? ये जाता था पैसा भाई साहब आपके स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा जाया करता था। जी, तो वैसे था। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति करता था सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर करता था इंटर स्टेट, क्या रे ये करता था बाबूजी, इंटर स्टेट अगर कोई करता था तो वैसे वाले केस में लगता था CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या? CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता था।
और ये पैसा भी जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। क्या रे? स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा जाता था सीएसटी का। इसके लिए अपना वैट एक्ट बना हुआ था, इसके लिए अपना सीएसटी का अलग एक्ट बना हुआ था। अच्छा जी। और अगला ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ऑन गिविंग ऑफ सर्विस, ये तीनों तो गुड्स वाले हो गए, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। देखो ये तो गुड्स वाले हो गए ना भाई, ये गुड्स वाला टैक्स हो गया अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो। अगर आप ट्रेडर हैं, सेम स्टेट में बेचेंगे तो क्या होगा, दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो क्या होगा। तो ये आपका सर्विस सेक्टर हो गया, ये आपका सर्विस सेक्टर हो गया, है ना। ऑन गिविंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है सर जी। तो गुड्स और सर्विस पे पुराने समय में ऐसे टैक्स लगते थे, और यहाँ लगता था आपका बाबूजी सर्विस टैक्स लगाया जाता था, जो पैसा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसके लिए एक एक्ट बना हुआ था, फाइनेंस एक्ट 1994 करके बना हुआ था, जिसके तहत इसे लगाया जाता था। कौन से टैक्स का पैसा कौन सी सरकार को जाएगा, ये सब डिसाइड किया जाता था संविधान के द्वारा, डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज मालिक डिसाइड करी जाती थी। ठीक है, तो पुराने समय के अंदर ये चीज हो रही थी जी। और अब इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहे थे, मल्टीपल टैक्स होने की वजह से यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी भाई साहब, मल्टीपल कंप्लायंसेस की। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थी, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थी, और मल्टीपल कंप्लायंसेस हो रहे थे। ये टैक्सेबल इवेंट और कंप्लायंसेस क्या होते हैं? टैक्सेबल इवेंट का मतलब ये है कि देखो भाई, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगने के लिए क्या घटना, क्या जरूरी था, कब लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की टैक्सेबल इवेंट थी चिंगारी, थी मैन्युफैक्चरिंग। वैट के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या थी सर? वैट के लिए टैक्सेबल इवेंट थी सेल ऑफ गुड्स हुआ करती थी, वो भी विद इन द स्टेट। इसके लिए ये घटना हुआ करती थी। सर्विस टैक्स के लिए सर्विस देना। तो ये सब क्या था? यही सब तो थे आपके टैक्सेबल इवेंट। तो हर एक टैक्स के लिए अलग अलग टैक्सेबल इवेंट आ रहे थे कि भाई किसी के लिए देखो कि मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है, किसी के लिए सेल देखनी है, विद इन द स्टेट है कि दूसरे स्टेट में है, सर्विस दी गई कि नहीं दी गई एंड ऑल। तो जितने तरह के टैक्सेस थे सबकी अपनी अपनी टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी। समझ गए? हाँ सर समझ गए। जितने टैक्सेस थे, ऑब्वियस सी बात है, सबके अपने अपने एक्ट अलग बने हुए थे, अपने अपनी टैक्सेबल इवेंट। फिर से बता दूं, टैक्सेबल इवेंट ऐसे मानो टैक्स की मदर है कि उसी से जन्मता है टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करने से जन्मती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। गुड्स को विद इन द स्टेट होने से, बेचने से जन्मता था आपका वैट। गुड्स को दूसरे स्टेट में बेचने से जन्मता था आपका सीएसटी। तो ये मदर थी। कंप्लायंसेस क्या होते हैं? कंप्लायंस क्या होते हैं? देखो, टैक्स जब एक जन्मता है भाई, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। जैसे क्या कंप्लायंस में आते हैं आपके, लाइक जैसे कि टैक्स का पेमेंट करना हो गया। अब एक बात बताइए यार, कि जो टैक्स का पेमेंट है सबके लिए अलग अलग नियम कानून बने हुए थे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का अलग एक्ट था, उसको पे अलग डिपार्टमेंट को किया जा रहा था, पेमेंट करने की अलग तारीख थी। भाई सब अपने अपने एक्ट की, अपने अपने टैक्स कलेक्शन की अलग अलग विंडो बनी हुई थी, 4-6 अलग अलग विंडो थी, सब पे जाके टैक्स जमा कराना होता था। वैट वाला वैट वाली विंडो पे जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, सर्विस टैक्स वाला सर्विस टैक्स की विंडो पे जाएगा, एक्साइज वाला एक्साइज की विंडो पे जाएगा। तो ऐसे कंप्लायंसेस अलग अलग थे। मतलब जो हिस्सा देना पड़ता है ना भाई, जो आपके पास रेवेन्यू आया उसमें से एक हिस्सा जाता है टैक्स के नाम का, है ना। टैक्स की रिटर्न जाया करती थी। रिटर्न का मतलब होता है हिसाब, हिसाब बनाकर देना कि इस महीने के अंदर हमने इतना काम किया है, ये हमने टैक्स कलेक्शन किया है, ये रहा इसका पूरा डिटेल्स। दैट इज डिटेल्स, हिसाब। अंग्रेजी में बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। जोर से बोलो, रिटर्न फाइलिंग। फाइल को रिटर्न करना नहीं कह रहा मैं कि फाइल को वापस कर दो, नहीं। फाइलिंग ऑफ
रिटर्न, ना कि फाइल को रिटर्न कर दिया, नहीं, रिटर्न को फाइल कर दिया। फाइल मतलब सबमिट कर दिया, दे दिया, ठीक। रिटर्न फाइल करना, सब में अलग अलग अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हुआ करता था। सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको सेंट्रल एक्साइज एक्ट के मुताबिक एक लाइसेंस लेना पड़ता था फैक्ट्री रन करने के लिए। इस प्रकार के लाइसेंस लेने को बोल दिया करते थे कि आपको सेंट्रल एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लेना है। वैट में एज ए ट्रेडर आपको काम करना है तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको एक लाइसेंस लेना होता है जिससे हम वैट का रजिस्ट्रेशन बोलते थे। ऐसे ही सर्विस टैक्स में अगर आपको काम करना है, यू हैव टू गेट रजिस्टर योरसेल्फ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय टेकिंग सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो वहां पर भी आपको अलग अलग एक्ट हैं, अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग विंडो हैं, तो सबके चूल्हे चौके अलग हैं, तो कंप्लायंस तो बढ़ेंगे ही ना। सबका पेमेंट अलग करना है, सबका हिसाब अलग, हिस्सा अलग, बुक्स ऑफ अकाउंट सबके अलग अलग मेंटेन करने एंड ऑल एटसेट्रा। इस प्रकार से बड़ी चकर चकर सी मची हुई थी। काश ऐसा हो जाए कि सारे टैक्सेस को एक जगह मर्ज कर दिया जाए। अगर सारे एक जगह मर्ज हो गए, 4 विंडो ना बनाकर एक बड़ा सा दरवाजा पूरा विंडो बना दिया जाए, वहीं पर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, एक ही रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है, एक ही जगह सारे काम हो रहे हैं, सिंगल विंडो फैसिलिटी बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। यही तो हुआ जीएसटी के अंदर कि मल्टीपल टाइप के टैक्सेस को खत्म कर दिया, तो मल्टीपल टाइप ऑफ एक्ट खत्म हो गए, मल्टीपल कंप्लायंस खत्म हो गए, जिससे कि सिंगल विंडो फैसिलिटी आपके सामने आ गई। अब जो भी करना है एक जगह करना है। अच्छा, तो पुराने सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल टैक्स होने की वजह से ये मल्टीपल कंप्लायंस एंड मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट एंड ऑल, ये समस्या आपके सामने जन्म ले रही थी। थोड़ा सा और लिखना चाहूंगा, रजिस्टर में लिखें ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ जी, थोड़ा सा और लिखना है मुझे इसमें। 2 प्रॉब्लम और थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। 2 मोर प्रॉब्लम्स, 2 more problems in old टैक्सेशन सिस्टम। पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 2 समस्याएं और हमें देखने को मिल रही थीं। कौन कौन सी? एक समस्या का नाम था, ध्यान रखना कई बार ये शब्द आपके सामने आएंगे। एक समस्या का नाम था, ये 2 पॉइंट हो गए थे, तीसरा पॉइंट बोल देता हूं उसको मैं, कास्केडिंग। कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स जज्बाती हो रही थी। क्या मतलब सर जी? बताते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है और ये एक फैक्ट्री है भाई साहब, फैक्ट्री में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डमरू होती है एंड आफ्टर दैट उसकी सेल होती है। बनाया, बनाकर बेचा, दैट इज बनाकर बेचा, बनाकर बेचा है आपने। अगर आपने बनाकर बेचा है भाई साहब, तो मुझे बताएंगे टैक्सेस कौन कौन से आएंगे? नंबर 1, पुराने सिस्टम की बात करें, उसकी कमियां गिनवा रहा हूं। वैल्यू मान लीजिए डमरू की वैल्यू थी भाई साहब, यहां पर भगवान झूठ ना बुलाए, 1000 रुपए की मान लेते हैं। चूंकि आपने पहला बुरा काम क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग कर दिया आपने, बेचा तो बाद में ना, पहले की आपने मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वजह से आपको लग जाएगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहां आपको लग जाएगी, टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। मान लेते हैं भाई साहब सिंप्लिसिटी के लिए 10% का रेट था, 100 रुपये का आपका ये लग गया 1100 रुपये। ध्यान दीजिए, ये सरकारी पैसा है। ये क्या है? ये सरकारी पैसा है, ये आपकी सेल का पैसा नहीं है। नो बीबी, आपकी सेल का पैसा नहीं है, आपका टर्नओवर नहीं है, सरकारी पैसा है। ये आपने आगे से कस्टमर से लेना है, सरकार को देना है, बात खत्म, इतनी सी बात है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बाबू मेरे? चूंकि आपने उसे बेचा भी है, तो मान लो सेम स्टेट में बेचा है, मान लेते हैं सेम स्टेट में बेचा है, तो आपके ऊपर वैट लगेगा। ये वैट लगा, वैट मान लेते हैं 10% से लगेगा, और ये जो पैसा निकल के आएगा ये भी सरकारी पैसा है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ये सरकारी पैसा है। अब लॉजिकली बताइए कि जो 10% का वैट आएगा ये कौन सी वैल्यू पे आना चाहिए? ऑन ₹1000 पे आना चाहिए, या फिर ये ₹1100 पे आना चाहिए? सर ये लॉजिकली एथिकली मेरे गुड्स की वैल्यू पर आना चाहिए, इस पर आना चाहिए 1000 पे, ना कि 1100 पे।
1100 मेरे टर्नओवर का हिस्सा नहीं है, मेरी सेल का हिस्सा नहीं है। जब हम सेल की एंट्री पास करते तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट टैक्सेस, जो भी हमारे टैक्स बनते हैं उनको अलग करते हैं, अपने सेल पार्ट से अलग करके चलते हैं हम लोग। तो ये आना चाहिए था 1000 पे, परंतु पुराने सिस्टम की नीतियों के मुताबिक ये लगाया जा रहा था आपका 1100 रुपए के ऊपर। अगर मैं 1100 का 10% निकालता हूं तो ये 110 निकल के आता है और कीमत बनती है 1210। मालिक अगर ये लगता अपना 1000 पे लगता तो ये 100 रुपए आता। तो यहां जो आपकी ये एक्स्ट्रा 10 रुपए का लोड है, क्या मैं बोल सकता हूं कोई टैक्स के ऊपर टैक्स आ गया ये? क्या इस 10 रुपए को, ये 100 को मैं अलग करता हूं, देखो ये 110 है ना, ये है 110 करके है, तो ये वाला जो 10 है मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये 10 जो है ये आया आपका टैक्स ऑन टैक्स, यानी इस वाले 100 रुपए के ऊपर भी अगेन ये वाला 10% आपका लग गया है, ये लग गया है। क्योंकि 1100 पे आप लगाते हो तो मतलब ये 100 रुपए के ऊपर भी आपने लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स, और टेक्निकली इसे कास्केडिंग बुला दिया जाता है। क्या रे, इसे कास्केडिंग हम बोलकर चलते हैं मालिक, जो कि गलत था, निहायत ही गलत था। इससे हमारे गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या सर जीएसटी के अंदर आकर कास्केडिंग नहीं आएगा? यहां पर नहीं आएगा। यहां इस डिमेरिट को, समस्या को, इनका समाधान यहां पर दे दिया गया है। जीएसटी के अंदर कास्केडिंग इफेक्ट नहीं निकाला जाएगा, नहीं आता है, ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाकर दिया है। ओके बेबी, आगे बढ़िए प्रभु। आगे क्या गुरुजी? आगे है प्रभु यहां पर आकर एक और बड़ी समस्या थी, एक और बड़ी समस्या थी डबल टैक्सेशन की। अब इसको आप क्वेरी बनाकर बाद में पूछोगे तो क्वेरी आपकी ना आए, आप बोलोगे फिर से समझा दूं सर इसको, ऐसे बोलते हैं बच्चे। अब ये मान लो फिर से ही समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जरा ध्यान से देखना इसको। डबल टैक्सेशन का मतलब ब्लर हो जाना, ब्लर हो जाना, दैट इज समझ न आना, समझ ना आना कि बॉय है या गर्ल है, बॉय है या, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके साथ कभी हुआ है, अरे ये लड़का की लड़की है, तो बॉय है या गर्ल है? अच्छा, बॉय मतलब गुड्स, गर्ल मतलब सर्विस, कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसमें हम डील कर रहे हैं, वो गुड्स है या सर्विस है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति एक समय में या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, एक ही समय में एक ही व्यक्ति दोनों नहीं हो सकता, कि वो लड़का भी हो या फिर वो लड़की हो। आपके मन में ख्याल आया है थर्ड जेंडर? थर्ड जेंडर जो होता है, या तो उसमें बॉय के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे या गर्ल के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, लेकिन क्लासिफाई एक में ही करेंगे उसको, हम दोनों में नहीं करेंगे। तो कोई भी जब ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, तो या तो वो गुड्स होगा या वो सर्विस होगी, दोनों कभी नहीं हो सकते कि बॉय भी बोल दें गर्ल भी बोल दें, नहीं, नेवर एवर। लेकिन पुराने सिस्टम के अंदर क्या था, फॉर एग्जांपल हम जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं, रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं, और मैं बोल रहा था रेस्टोरेंट, मेरी बेटी ने कहा पापा रेस्टोरेंट नहीं बोलते, रेस्टोरेंट बोलते हैं। मैं कहा ठीक, रेस्टोरेंट बोलेंगे हम, रेस्टोरेंट, ठीक है जी। तो यहां पर आकर हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट की, और बाबूजी इसमें क्या था कि वैल्यू ऑफ फूड, वैल्यू ऑफ फूड, आपने खाना खाया, क्या क्या खाया था? आपने मंगाया था पनीर लबाबदार, मुझे बहुत पसंद है, प्लस आपने मंगाई दाल मखनी मंगाई, प्लस आपने बटर नान बनाई, प्लस कुलचा मंगाया, प्लस आपने उसमें बूंदी का रायता मंगाया एंड ऑल, ये सब आपने मंगाया, और इसकी कीमत पड़ी मान लेते हैं 2000 रुपये की कीमत आती है आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए फाइनली ये क्या है,
ये गुड्स है या सर्विस है? आपने रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाया है सर, अगर जो खाया है उसे देखें तो गुड्स है, पर किसी ने खिलाया भी है, उसमें सर्विस एलिमेंट भी आता है। तो वास्तविकता में तो यहां पर देखा जाए तो एक कॉम्बो है, इसमें गुड्स भी एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर सर्विस भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या है, पूरे को गुड्स मानूं या पूरे को सर्विस मानूं? फर्क पड़ता था, इसलिए पड़ता था क्योंकि अगर सर्विस माना तो इसमें लगेगा आपका सर्विस टैक्स, और सर्विस टैक्स पर नियंत्रण था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि ना ना ये गुड्स है, तो वैसे वाले केस में यहां पर वैट लगेगा, और वैट जाता है टू स्टेट गवर्नमेंट, तो फर्क तो पड़ता है। तो क्या माने, बीसीओ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई पर ठीक से बता नहीं पाए ये क्या है। सरकार फिर क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि ऐसी की तैसी, और ऐसे ही बोलते थे स्टेट वाले कि ऐसी की तैसी। तो स्टेट वाले वैट लगाते थे इसके ऊपर, मान लीजिए वैट लगा दिया, सपोज करो 10% से लगा दिया, कितना आ गया जी, इतना आ गया। फिर इसके ऊपर जो था भाई साहब, सर्विस टैक्स वाले अपना सर्विस टैक्स लगाते थे। अच्छा जी, सर्विस टैक्स भी लगाते थे, मान लीजिए 4% से लग गया, और भाई आपका 80 रुपये यहां पर ये आ गए। इस प्रकार से 2280 का बिल लगा दिया गया। तो मतलब गुड्स मानकर वैट लगाया, गुड्स मानकर वैट लगाया, और सर्विस मानकर यहां पर सर्विस टैक्स लगा दिया। तो मतलब एक ही सिचुएशन में इसको हमने बॉय भी कह दिया, इसको हमने गर्ल भी कह दिया, इस पर कोई भी तनाव नहीं था, कोई भी इस पर रोकथाम नहीं थी। तो कहने का मतलब यह कि डबल टैक्सेशन किसे कहते हैं, जब एक ही ट्रांजैक्शन पर, जब लिख लीजिए, एक ट्रांजैक्शन को गुड्स मानकर भी टैक्स लगाएं, गुड्स मानकर भी टैक्स लगाया गया हो, एंड सर्विस मानकर भी टैक्स लगाया गया हो। मतलब गुड्स और सर्विस मानकर जब टैक्स लगाया गया हो भाई साहब, एक ही व्यक्ति को, लड़का भी माना, लड़का मान के भी टैक्स लगाया और लड़की मानकर भी टैक्स लगाया। ब्लर था, पता नहीं लग रहा था गुड्स है कि सर्विस है, दोनों मान लिए, गुड्स भी माना सर्विस भी माना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो गुड्स कहो या सर्विस कहो, या तो मीठा खाओ या नमकीन खाओ, दोनों एक साथ मिलाकर कोई नहीं खाता बे, दोनों एक साथ मिलाकर कोई भी नहीं खाता। गुलाब जामुन में नमक मिर्च डालकर कोई भी नहीं खाता। ठीक है जी, ये समस्याएं थी मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी, कास्केडिंग इफेक्ट आया करता था, डबल टैक्सेशन था। ये चार प्रमुख बीमारियां थी हमारे ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर प्रभु जी। ओके, इन्हीं से निजात पाने के लिए यहां पर अवतरित हुआ, अवतार लिया आपके जीएसटी ने। तो पहला जो प्रश्न आता है, व्हाई जीएसटी, आखिरकार जीएसटी क्यों लगाया गया, उसका आंसर यह है, मल्टीपल टैक्सेस थे पुराने सिस्टम के अंदर। क्या थे? मल्टीपल टैक्सेस थे पुराने सिस्टम के अंदर। लेकिन जीएसटी आने से क्या है, अब भाई साहब जीएसटी वन नेशन वन टैक्स। पुराने समय में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, इस तरह से कुल मिलाकर 17 तरह के 17 टाइप्स ऑफ विंडो हुआ करती थी। उन विंडोज को बाबू खत्म करके एक बड़ी सी विंडो बनाई, नाम रखा उस पर जीएसटी का। ओके, मल्टीपल प्रोसीजर या मल्टीपल कंप्लायंस कह लीजिए, एक ही बात है। पुराने समय के अंदर जितने मुंह उतनी बातें थी, जितनी विंडो, अपना एक्ट अलग है सबका, अपना लॉ अलग है, अपनी टैक्सेबल इवेंट अलग है, टैक्स सिस्टम ही अलग है पूरा भाई, सबके अपने अपने कंप्लायंसेस थे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन सब में अलग अलग करना था, बिलिंग सबकी अलग अलग हो रही थी, हिसाब, पेमेंट वगैरह एंड ऑल। लेकिन अब सिंगल विंडो है, सारे काम एक ही विंडो पर करवा दिए जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट बाबू मेरे हुआ करती थी। टैक्सेबल इवेंट मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के लिए मैन्युफैक्चरिंग थी,
वैट के लिए सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट था, सीएसटी के लिए इंटर स्टेट सेल हुआ करती थी, एंड ऐसे हुआ करता था। लेकिन अब सिर्फ एक टैक्सेबल इवेंट है जीएसटी के लिए, नाम है उसका सप्लाई। कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई जब करी जाएगी तो उस पर आपका जीएसटी अट्रैक्ट करा दिया जाएगा। राधे राधे। पहले पर्सन को नाम दिए जाते थे, क्या कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, या आप ट्रेडर हो। गुड्स वालों को इस नाम से बुलाते थे और सर्विस वालों को सर्विस प्रोवाइडर के नाम से बुलाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बुलाया जाएगा टैक्सेबल पर्सन के नाम से, या और आसान भाषा में बताऊं तो जो सप्लाई कर रहा है, जो सेलर है वो सप्लायर कहा जाएगा, जो बायर है वो रेसिपिएंट। बस दो ही शब्द रह गए। अब मैन्युफैक्चरर नहीं, फैक्ट्री वाले को भी बुलाएंगे सप्लायर, ट्रेडर को भी बुलाएंगे सप्लायर, सर्विस देने वाले को भी बुलाएंगे सप्लायर। मैं भी सप्लायर हूं, एंड यू आर द रेसिपिएंट ऑफ माई सर्विस एंड आई एम द सप्लायर ऑफ माई सर्विसेज। ओके। कास्केडिंग इफेक्ट पहले आता था, अब नहीं आता, नो। लेकिन 99.99% मतलब सर ऐसे कैसे? कास्केडिंग नहीं है, बट 99.99% नहीं है। मतलब क्या सर, अभी भी कुछ इक्का दुक्का चांस है कि कास्केड का? हाँ, इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन पे आ सकता है, उसका मैं मना नहीं करता रे। डेटॉल भी कहां पूरे कीटाणु मार पाता है, लाइजॉल भी कहां पूरे कीटाणु मार पाता है। लेंस लगा के देखते इक्का दुक्का कीटाणु चल रहा होता है। कोलगेट पूरे कीटाणु कहां मार पाता है, लेंस लगा के देखते इक्का दुक्का कीटाणु चल रहा होता है। जब लाइजॉल, डेटॉल, कोलगेट नहीं मार पाते पूरे कीटाणु, तो मेरा जीएसटी पूरे कीटाणु कैसे मार देगा? इक्का दुक्का कीटाणु रह जाता है। अब 99.99 सफाया कर दिया मतलब पूरा सफाया हो गया, ऐसे माना जाता है। डबल टैक्सेशन पहले आता था, लेकिन अब डबल टैक्सेशन नहीं है, बट 99 इक्का दुक्का जगह आ सकता है, छुटक पुटक। तो आप मेरे शब्दों को मत पकड़ना ना, इसलिए मैं बता के चल रहा हूं। और पहले 3 लेवल थे ट्रेड के विद इन द स्टेट। देखो ना, भारत का नक्शा जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई विद इन द स्टेट होता है। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के अंदर, दिस इज कॉल्ड इंट्रा। मध्य प्रदेश से अगर राजस्थान में करोगे तो इंटर स्टेट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश से अगर आप ले जाओगे भाई साहब कहीं, मान लो यहां से आपने एक्सपोर्ट कर दिया चाइना के लिए, तो भाई साहब ये कहा जाएगा आपका इंटरनेशनल। तो क्या हो गया? इंट्रा स्टेट, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल। लेकिन अब सिर्फ 2 ही बातें कही जाएंगी, अब सिर्फ 2 ही बातें यहां पर कही जाएंगी। एक इंट्रा स्टेट कहा जाएगा और एक कहा जाएगा भाई साहब जी इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। क्यों सर इंटरनेशनल कहा गया? कोई बात नहीं, इंटर स्टेट का पेट फुला दिया है। मतलब इंटर स्टेट में इंटर स्टेट तो आएगा ही आएगा, इंटरनेशनल भी इसी में आ जाएगा। इसका मतलब इंटर स्टेट तो है ही है, साथ में जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल को भी हम इंटर स्टेट ही बुलाकर चलेंगे। क्योंकि जीएसटी में इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाओ या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाओ, प्रोविजंस मोर और लेस सेम है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी उसको भी मैं इंटर स्टेट ही बुलाकर चलूंगा। यह बदलाव हमें देखने को मिले। तो मल्टीपल टैक्स का सिंगल टैक्स, मल्टीपल कंप्लायंस के सिंगल कंप्लायंस, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट की सिंगल टैक्सेबल इवेंट, पर्सन के नाम सप्लायर और रेसिपिएंट, चिंटू मिंटू, कास्केडिंग ना के बराबर, डबल टैक्सेशन ना के बराबर, लेवल में सिर्फ इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ही चलाए जाएंगे। यहां तक बात हुई हमारी। सबसे पहले आईडीटी की बात हुई, फिर हमने पुरानी टैक्सेशन की 4-5 कमियां निकाली। वो 4-5 कमियां जीएसटी के अंदर दूर कर दी गई हैं और जीएसटी आपका यहां पर अवतार ले चुका है मेरे कबूतर। ओके, अवतार जब हो ही चुका है तो चलिए आपको मिलवाते हैं व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है और किस पे लगता है, कैसे कैसे करके बात होती है। तो वाकई में जीएसटी की बातें शुरू होती हैं अब। सर ये क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, ये ओल्ड सिस्टम है अपना। ओल्ड में यही होता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता था और ये सीएसटी भी आपका स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता था। तो व्हाट इज टैक्स? तो हमने बोला कि ये टैक्स है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगने वाला एक टैक्स है। अच्छा, जो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर बाबू मेरे, गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट यही है, इसकी मदर तो यही है ना। हाँ, जीएसटी की मम्मी का क्या नाम है? हाँ, कौन बताएगा? जीएसटी की जो मम्मी है उसकी मम्मी का नाम है
सप्लाई, सप्लाई। तो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होने पर जीएसटी आपका यहां पर जन्म ले लेता है। और जब जीएसटी यहां जन्म लेता है तो इसके अलग अलग रूप यहां निकल कर आ जाते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, अगर सेम स्टेट में लोकल ट्रांजैक्शन आपने की है, बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं किया है, तो इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और बॉर्डर क्रॉस कर दिया है तो उसे हम लोग इंटर स्टेट बुलाकर चलते हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जब जीएसटी लाया गया तो बहुत सारे, ये आपके सेंट्रल एक्साइज ये भी खत्म हो गया, वैट भी खत्म हुआ, सीएसटी भी खत्म हुआ, तो बहुत सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैक्रिफाइस कर दिए, छोड़ दिए, और बहुत सारे स्टेट ने छोड़ दिए हैं। ठीक, अच्छा जी। तो अब जब उनको छोड़ने के बाद, मर्ज करने के बाद जीएसटी आपका बनाया गया, तो जीएसटी पर अधिकार किसका होना चाहिए है? जैसे पुराने में भाई सर्विस टैक्स भी था, सर्विस अगर हम देते थे तो उस पर लगता था सर्विस टैक्स, लगता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। तो ये सारे टैक्स खत्म हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लूज किया, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लूज किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये सब हटने के बाद जीएसटी आया, उस जीएसटी पर अधिकार किसका? सर दोनों का। दोनों कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। कितना अधिकार है? आधा आधा। कद्दू कटेगा दोनों में बटेगा। मतलब ये कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत, जब जब जीएसटी लगेगा तब तब उसके दो फाड़ होंगे, एक फाड़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक फाड़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। राधे राधे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा का पूरा हिस्सा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया या पूरा का पूरा हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट को चला गया। दो टुकड़े होंगे ही होंगे। तो जब हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए यूपी से यूपी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो भाई एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा हो गया। जैसे मान लीजिए यहां पर हम ट्रांजैक्शन करते हैं और ट्रांजैक्शन की वैल्यू आती है हमारे 100 रुपए की आती है, और मान लीजिए 18% जीएसटी का रेट था, तो इस 18 में से भाई साहब 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना था वो जीएसटी का नाम रख दिया CGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जीएसटी, और जो स्टेट को जीएसटी जाना था उसका नाम रख दिया SGST, यानी कि स्टेट जीएसटी के नाम से बुलाया गया। और जो 9% था उसके टुकड़े हो गए भाई, 9% 18% था तो 9% इसका, 9% इसका, 118 यहां पर ये हो जाता है। ये टुकड़ा चला गया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, और ये किसको जाएगा? ये टुकड़ा चला जाएगा भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कौन सी गवर्नमेंट को? डेस्टिनेशन गवर्नमेंट कौन सी है? अरे सर यहां तो ओरिजिन डेस्टिनेशन दोनों एक ही है, विद इन द स्टेट देखने की जरूरत ही नहीं है। ये चला जाएगा यूपी गवर्नमेंट को, यानी कि ये योगी जी को चला जाएगा। ठीक, यस सर। अगर ट्रांजैक्शन भाई साहब आपकी होती है यहां पर इंटर स्टेट, तो फिर आप क्या करके चलोगे? हां, अगर ट्रांजैक्शन मेरी इंटर स्टेट होती है तो आप सभी को यह पता होगा कि सर जी यहां पर IGST लगेगा। पर मैं कहता हूं भाई साहब IGST क्या होता है? आई डोंट नो। यहां लिखा है कि जीएसटी और यहां आई लिखा हुआ। मैं तो बस इतना जानता हूं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा जाता है, आधा स्टेट को जाता है। मैं बस इतना जानता हूं, इसी बात को मैं फॉलो करके चलूंगा। कैसे भला? मैं तो ऐसे करके चलूंगा कि देखो वैल्यू अगर यहां पर आपकी बनती है, सपोज ट्रांजैक्शन यूपी से हरियाणा हुई ना आपकी, हाँ यूपी से हरियाणा हुई है, तो वैल्यू अगर 100 रुपए की बनती है तो भैया मैं तो लगाऊंगा इस पर CGST और प्लस SGST लगा के चलूंगा। भाई मैं क्या जानूं IGST क्या है? 118 बन जाएगा। मुझे बताइए अगर मैं ऐसा करके चलता हूं तो 9 रुपए किसको जाएगा? ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किसको जाएगा? सर स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन कौन सी वाली स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? सर हमने पढ़ा था पीछे डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, कि जिस स्टेट या कंट्री के अंदर आपके टैक्सेस, आपके लाइक जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं ना, उसको मिलता है। ये कंज्यूम हो रहा भाई साहब आपका हरियाणा के अंदर जाकर, तो डेफिनेटली हरियाणा सरकार को यहां पर मिलना चाहिए। तो ये मिलना चाहिए आपका हरियाणा सरकार को। प्रभु लेकिन एक प्रॉब्लम है ब्रदर। क्या? ये देखिए यहां पर जो सप्लायर है और रेसिपिएंट आपका यहां पर है, सप्लायर आपका हरियाणा यूपी, सप्लायर आपका यूपी का है। यहां से पेमेंट आएगी 118 की पेमेंट आएगी, आई नो वेरी वेल। तो जो यूपी वाला सप्लायर है ये सरकार को टैक्स जमा कराएगा, तो यूपी में रहकर हरियाणा वाले को टैक्स कैसे जमा कराए? हरियाणा सरकार को टैक्स कैसे जमा कराए? क्या फेंक के मार दे ऐसे ही?
नहीं। अगर हरियाणा में टैक्स जमा कराना है तो उसे हरियाणा सरकार के पास कुछ ना कुछ अपनी आईडी वाईडी रजिस्ट्रेशन कुछ तो कराना पड़ेगा ना, कि भाई कौन है बे तू, कहां से लाया पैसा, कौन सी ट्रांजैक्शन का पैसा, तो वहां पर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मान लो कर भी दी, तो आगे बताओ। अच्छा, कल को अगर उसने ट्रांजैक्शन कर दी मध्य प्रदेश में, तो डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश हुआ, तो आधा जीएसटी मध्य प्रदेश सरकार को जमा कराएगा। फिर वेस्ट बंगाल के लिए कर दी तो आधा वहां जमा करा के चलेगा। पंजाब के लिए कर दी फिर पंजाब में कराएगा। ऐसे ही लोग जो इंटरस्टेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा जाकर टैक्स जमा करा रहे हैं, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उसकी नेगेटिव निकल के आएगी। क्योंकि हम अपने स्टेट में तो जमा करा सकते हैं, दूसरे में नहीं करा सकते, लेकिन अपने को देना नहीं है, हमें पकड़ना सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन स्टेट। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। सोल्यूशन ये निकाला गया, एक काम करो भाई, इसको ना जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आप इनको बांध दो। बांध कैसे दें? बोले ऐसे बांध दो आप इनको ऐसे बांधो, जैसे कि भाई मान लीजिए यहां पर आप इनको ऐसे बांधो, ऐसे बांधो, ऐसे बांधो कि देखो एक कागज लो, और कागज में ये आपका CGST 9 रुपये ये रख दिया इसमें, और ये क्या है, ये है SGST 9 रुपये हरियाणा का वाला, इसको बांट दिया। और इसमें आपने क्या करना है, इसको बांध और देना है। दोनों को एक लिफाफे में आपने डाला, और लिफाफे में डालकर आपने इनको प्रॉपर तरीके से यहां पर इंटीग्रेट कर दिया, आपने इसको यहां पर बांध दिया, गठबंधन कर दिया। अब नाउ दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी। लिख भी देता हूं, बंधा हुआ जीएसटी, IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। अब ये पैसा मैं किसको दूंगा? ये पैसा दूंगा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैच बेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैच कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खोलेगी, और खोलने के बाद देखेगी, अरे अरे लिफाफा था, लिफाफे में से अरे CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST अपने पास रख लेगी। हरियाणा GST, ले हरियाणा बेबी कैच, ये हरियाणा सरकार को दे देगी। ये क्या था? ये लिफाफा था जिस पर लिखा हुआ था IGST। ये कुछ भी नहीं है, IGST कोई टैक्स है ही नहीं। IGST जस्ट एक इन्वेलप है। टैक्स तो प्रैक्टिकली दो ही है, CGST और SGST। IGST जस्ट एक लिफाफा है। तो यहां लगेगा तो IGST ही भाई। अगर 100 रुपए ये है, 18 रुपए आएगा, तो हमने लिख दिया अ सम टोटल ऑफ CGST प्लस हरियाणा GST ऐसे करके, और ये 118 यहां पर आ जाता है। ये पैसा जाएगा 18 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आधा शेयर CGST वाला कंपोनेंट अपने पास रख लेंगे, बाकी हरियाणा वाला कंपोनेंट हरियाणा सरकार को दे दिया जाएगा। तो ये था आपका इंट्रास्टेट सप्लाई हो तो क्या होगा, इंटरस्टेट सप्लाई हो तो क्या होगा। लेकिन अब ये कैसे पता करें यार कि सप्लाई आपकी इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है? तो देखो, आपको क्या करना होगा, आपको दो बिंदु सेट करने होंगे कि सप्लाई कहां से चली है और कहां को चली है। यहां से यहां एक ओरिजिन हो गया, एक होता है ओरिजिन, एक होता है इसका डेस्टिनेशन। ठीक है, एक ओरिजिन होता है बाबू मेरे, एक होता है इसका डेस्टिनेशन, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच में ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट। और अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई बॉर्डर एग्जिस्ट कर जाता है तो उसे बोलेंगे हम लोग इंटर स्टेट। बॉर्डर कैसा बॉर्डर सर जी? जैसे मान लीजिए यूपी से हरियाणा, तो स्टेट का बॉर्डर आ गया। इंडिया से चाइना या इंडिया से अमेरिका, कंट्री का बॉर्डर बीच में आ गया। या सपोज करो यूपी से गया अंडमान निकोबार, तो एक स्टेट, एक तरफ स्टेट है, एक तरफ यूटी है, बीच में बॉर्डर आ गया स्टेट एंड यूटी का। यूपी से गया चंडीगढ़, यूपी स्टेट है, चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी है, तो स्टेट और यूटी का बीच में आ गया, बॉर्डर यहां पर आ जाता है। तो वैसे वाले केस के अंदर आकर हम बोलते हैं भाई साहब कि बॉर्डर बीच में आ गया है, और जब बॉर्डर बीच में आएगा तो डेफिनेट सी बात है ट्रांजैक्शन को इंटरस्टेट कहा जाएगा। चंडीगढ़ से माल जा रहा है अंडमान निकोबार के लिए, तो दो यूटी के बीच का बॉर्डर यहां पर आ जाता है, डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन भी आपकी इंटरस्टेट ही कही जाएगी। अंडमान से अंडमान में ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई बॉर्डर बीच में नहीं आता, इंट्रास्टेट है। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में हो रही, कोई बॉर्डर बीच में नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है। यूपी से यूपी में हो रही, ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रास्टेट है। क्या लिखा है यहां पर देखिए, पहले बोलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या है। वेयर
वेयर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, क्या रे, वेयर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई फॉल अंडर टू डिफरेंट स्टेट में फॉल करती है, या टू डिफरेंट यूटीज में फॉल करती है, एक तरफ स्टेट एक तरफ यूटी है, या दो कंट्रीज के बीच में फॉल करती है, तो ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे इंटरस्टेट। तो ऐसे वाले केस के अंदर आईजीएसटी विल बी पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन है, तो और वो आपका आईजीएसटी फंड में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी सीजीएसटी पोर्शन टू द सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड सीजीएसटी पोर्शन टू सीजीएसटी फंड, एंड बैलेंस जो एसजीएसटी वाला पोर्शन होगा विल बी ट्रांसफर्ड टू डेस्टिनेशन और कंज्यूमिंग स्टेट। जो डेस्टिनेशन स्टेट है या कंज्यूमिंग स्टेट है उसके एसजीएसटी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वेयर डेस्टिनेशन इज यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी के लिए लगता है यूटीजीएसटी। क्या लगता है, हेलो हेलो, यूटीजीएसटी। वेयर डेस्टिनेशन इज एन यूनियन टेरिटरी, देन बैलेंस पोर्शन यानी कि जो बैलेंस 50% है यूटीजीएसटी विल बी ट्रांसफर्ड टू यूटीजीएसटी फंड। और इंट्रास्टेट में दिक्कत ही नहीं है, सीजीएसटी पोर्शन सीजीएसटी फंड में चला जाएगा, एसजीएसटी पोर्शन एसजीएसटी फंड में चला जाएगा। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो मैं एक बात छोटी सी यहां पर कहना चाहता हूं कि देखो, जब ट्रांजैक्शन मेरी इंट्रास्टेट होगी, तो इंट्रा का मतलब यानी कि सेम स्टेट में हो रही है। अगर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो क्या होगी भाई, देखो यहां पर वैल्यू आई मान लीजिए 100 रुपए की, ठीक है, सेम स्टेट में यहां पर सीजीएसटी आ जाएगा, और यहां पर 9 रुपए का, और यहां पर आ जाएगा एसजीएसटी आ जाएगा 9 रुपए का, ठीक है, 118 की यहां पर बात हो गई। ओके प्रभु। दूसरा, ये जो 9 रुपये आप देख रहे हैं ये जाएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन सीजीएसटी फंड में, राइट बेबी, यस सर। ये कहाँ जाएगा, टू स्टेट गवर्नमेंट इन एसजीएसटी फंड के अंदर पैसा चला जाएगा। दूसरी एक और बात, क्या भला, अगर मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो इंट्रा है, ठीक है, दैट इज सेम यूटी में हो रही है, सेम यूटी में हो रही है, सपोज करो फॉर एग्जांपल ये चंडीगढ़ में हो रही है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी, सीएचडी चंडीगढ़, तो यहाँ पर आएगी भाई साहब वैल्यू निकल के आएगी 100 रुपये की, ठीक है, एंड यहाँ पर आएगा भाई साहब अपना लाइक सीजीएसटी आएगा 9 रुपये का प्लस यूटीजीएसटी, अब एसजीएसटी नहीं है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ना चंडीगढ़, यूटीजीएसटी आपका इधर ही आ जाएगा 9 रुपये का, और ये हो गया 118 रुपये। अब देखना जरा ये जो है ये जाएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन सीजीएसटी फंड में ये पैसा चला जाएगा, और ये जाएगा टू द स्टेट गवर्नमेंट, किसको रे, स्टेट नहीं, ये जाएगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बट इन यूटीजीएसटी फंड। हम सभी जानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं, तो ये पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन फंड डिफरेंट है, फंड डिफरेंट है, यूटीजीएसटी फंड के अंदर पैसा जाएगा। तो क्या मैं ये बोल अगर सर मान लो ट्रांजैक्शन आपकी अगर इंटरस्टेट हुई, तो इंटरस्टेट होती है, एंड सपोज कीजिए जो डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन पर आपका एक स्टेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन यूपी से हरियाणा के लिए हो रही है, तो क्या करते हैं, उसमें आती है आपकी वैल्यू निकल के आती है 100 रुपये की, प्लस उसमें आएगा आईजीएसटी आ जाता है 18 रुपये का, 118। तो जो 18 रुपये हैं ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे टू आईजीएसटी फंड में, एंड लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट 50% इसमें से ट्रांसफ़र कर देगी टू सीजीएसटी फंड में जो उसका कंपोनेंट था, और बैलेंस 50% ट्रांसफ़र कर देगी टू कौन से में, हरियाणा जीएसटी फंड में। हरियाणा एसजीएसटी आ गया ना, मतलब वही एस की जगह स्टेट का नाम रख दिया स्पेसिफिकली, हरियाणा जीएसटी फंड के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलो एक और बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, एंड यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर जो आपका ये
डेस्टिनेशन है वो एक यूनियन टेरिटरी है। जो डेस्टिनेशन है वो एक यूनियन टेरिटरी है जी। क्या है? वो एक यूनियन टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यूपी से हम भेज रहे हैं चंडीगढ़ CHD, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये होगा भाई साहब, जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, सपोज करो 100 रुपये की। यहाँ पर IGST ये आ जाएगा 18 रुपये का, 118 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 18 रुपये हैं ये जाएंगे टू सेंट्रल गवर्नमेंट एट द रेट ऑफ IGST फंड में पैसा चला जाएगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से ट्रांसफ़र करेगी कहाँ पर? 50% डालेगी CGST फंड में, और 50% जाएगा आपका, चूँकि डेस्टिनेशन पर UT है ना, यूनियन टेरिटरी, तो वो आपका UTGST फंड में चला जाएगा, UTGST फंड में चला जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो 3 प्रकार के GST हमारे सामने आए, CGST, SGST, UTGST। मतलब मैं मेरी बात को शॉर्टन करना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से मैं कर सकता हूं बाबू मेरे। अगर मैं मेरी बात का क्रक्स निकालना चाहूं तो कुछ ऐसे निकाल सकता हूं कि अगर मेरी ट्रांजैक्शन यहां पर इंट्रा है तो क्या आएगा? CGST प्लस SGST ऑब्लिक UTGST, या तो SGST आएगा या UTGST आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। अगर मेरी ट्रांजैक्शन इंटर है तो IGST आएगा, और IGST के जो 2 टुकड़े होंगे वो CGST होगा, एंड नीचे या तो SGST होगा या फिर वो UTGST होगा। इसका दूसरा कंपोनेंट वो डिपेंड करेगा कि डेस्टिनेशन पर क्या है। दिस इज माय क्रक्स पॉइंट। मैं आपसे ये कन्वे करना चाहता हूं, इंट्रा में CGST ऑलवेज आएगा, दूसरा जो कंपोनेंट है या तो SGST होगा या फिर UTGST होगा। सिमिलरली इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पर IGST आएगा, और IGST के जो कंपोनेंट होंगे वो वही तो होंगे, आधा CGST और बाकी जो आधा होगा वो डिपेंड करेगा डेस्टिनेशन पर। अगर स्टेट है तो SGST, और डेस्टिनेशन पर अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर ये यूनियन टेरिटरी के रूप में रख दिया जाएगा। राइट सर? ओके सर। अब थोड़ा सा ये देखते हैं यार, कितने स्टेट हमारे हैं और कितनी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं एज ऑफ नाउ, करंट पोजीशन के मुताबिक, ठीक है? यस सर। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज जो होती है ना भाई, आपकी 2 तरह की होती हैं, शायद आपको पता है कि नहीं है, बचपन में शायद आपने पढ़ा होगा। एक यूनियन टेरिटरी होती है एकदम प्योर, शुद्ध, शुद्ध मतलब जैसे निरमा नमक, एकदम शुद्ध UT होती हैं, जो पूरी तरह से प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती हैं। कुछ होती हैं आपकी मिक्स UTs। मिक्स UT मतलब कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। जैसे कि दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसमें मिक्स पावर है। दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पताल, ये सब हैं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन दिल्ली की पुलिस यानी कि पावर वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ऐसे करके है। अच्छा, ये है प्योर UTs। UT एंड UT विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब अगर टेक्निकली बोलूं तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, अपनी कोई असेंबली नहीं है, अपना कोई CM नहीं है, अपना कोई विधायक नहीं है, अपनी कोई विधानसभा नहीं है, पूरी तरह से सर्वस्व है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। लेकिन एक होती है यूनियन टेरिटरी, हाँ, यूनियन टेरिटरी होती है विद लेजिस्लेचर। क्या होती है? यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, मतलब अपनी असेंबली, अपना CM है, अपने विधायक हैं, सब कुछ अपना होता है, लेकिन पावर शेयरिंग होती है। मिक्स UTs बुलाते हैं आसान भाषा में। तो कैसे कैसे है? शुरुआती दौर में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 5 आपकी UT प्योर थी और 2 आपकी यूनियन टेरिटरी मिक्स थी। दिल्ली एंड पौंडीचेरी वाज द मिक्स UT। जैसे दिल्ली का सीन है ऐसे पौंडीचेरी का सीन है। आपके इनिशियली 29 स्टेट हुआ करते थे, ये थी आपकी फर्स्ट स्टेज। इस स्टेज के बाद में एक हुआ है डीमर्जर, एक हुआ है मर्जर। एक मर्जर हुआ है, एक डीमर्जर हुआ है। सर मतलब डीमर्जर क्या हुआ है? डीमर्जर हुआ है भाई साहब आपका आर्टिकल 370, मूवी भी बन चुकी है, देखना, बहुत प्यारी मूवी है, मुझे बहुत शानदार लगी, मैंने देख रखी है। आर्टिकल 370, उसने क्या किया? जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट में काउंट होता था, स्टेट ही था, लेकिन अब उसे सरकार ने UT बना दिया, और UT में भी 2 तरह की UT बनाया। लद्दाख को प्योर UT बनाया,
एंड रेस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर को मिक्स यूटी बनाया। लद्दाख आपका यहां चला गया, तो जब टुकड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का तो एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा यहां गिरा, अपनी साइड में दोनों। और यहां स्टेट की संख्या में से एक स्टेट घट गया, स्टेट में से एक घट गया, और यूनियन टेरिटरी में लद्दाख की एक प्योर यूटी बढ़ गई, एक मिक्स यूटी बढ़ जाती है, वैसे करके। तो ये हुआ मालिक। तो यहां तक आते आते हमारे पास में प्योर यूटी 6 हो चुकी थी और मिक्स यूटी हमारे पास में 3 हो चुकी थी, और स्टेट की संख्या हमारे पास घटकर 28 रह गई थी। ओके। फिर हुआ एक मर्जर। मर्जर किसका हुआ भाई साहब? देखिए, ये तो था अपना जम्मू कश्मीर। तो यहां आप जो एरिया देख रहे हैं, तो यहां पर ये जो एरिया है, इतना एरिया जो है भाई साहब, इसको इन्होंने बोला है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है प्योर यूटी, ये है एरिया आपका मिक्स यूटी का। ठीक है। हाँ। अच्छा, पहले जब तक ये बंटवारा नहीं था तब तक यहां से यहां कुछ मूवमेंट होता था, उसे इंट्रा स्टेट बुलाते थे। लेकिन एज ऑफ नाउ वो अलग है, वो प्योर यूटी है, ये मिक्स यूटी है, अलग अलग सीन हो गए। तो बीच में बॉर्डर फंस गया भाई साहब आके। इस पर पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, इसका अपना सीएम है, कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, कुछ अधिकार स्टेट के सीएम के पास में है ना। तो अब इस ट्रांजैक्शन को बोल दिया जाएगा भाई साहब, यहां पर आकर इंटर स्टेट बुलाया जाएगा, क्योंकि बीच में एक बॉर्डर आ जाता है। हमारे पास में ना बाबू मेरे दो प्रकार की, दो बहुत ही छोटी छोटी ये थी यूटीज, दमन एंड दीव। एक ये थी बिंदु के समान, इतनी छोटी थी बिंदु के समान, और एक थी दादर एंड नगर हवेली। दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज अपनी हुआ करती थी। अगर ये गिर जाए तो इसको उठाना थोड़ा आसान है, यूं उठा लूंगा मैं। लेकिन अगर निडल सुई गिर जाए, वो भी पतली वाली, अगर नाखून ठीक से नहीं है आपके, आप उठा नहीं पाएंगे उसको। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी होती है ना, तो वो ठीक से एडमिनिस्टर नहीं हो पाती, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। या कोई बहुत बड़ी चीज होती तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो सरकार ने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन दोनों को मर्ज कर दिया, आन मिलो सजना। जो आपकी दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली दो अलग अलग थी, इन दोनों को मर्ज करके बस यहां पर बीच में एंड जोड़ दिया, और नाम क्या पड़ गया? दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, ऐसे करके इसको एक बना दिया। तो ऐसे करने से आपकी एक यूटी जब 2 in 1 हो गई, दो को एक में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रैक्टिकली एक यूटी आपकी यहां पर रिड्यूस हो जाती है। तो फाइनली एज ऑफ नाउ हमारे सामने 5 यूनियन टेरिटरी हैं, 3 हमारे पास में मिक्स यूटीज हैं, और 28 स्टेट हैं। ठीक है जी। अब ये मुझे समझ में आता है कि यहां पर आपका आएगा भाई, अगर ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी आ जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन मेरी इंट्रास्टेट है तो यहां पर मेरी ट्रांजैक्शन भाई सीजीएसटी आ जाएगा प्लस एसजीएसटी आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या आएगा? यहां पर एक तो सीजीएसटी आएगा प्लस क्या, यहां पर भी आपका यूटीजीएसटी आएगा। अगर ऐसा है, यहां पर यूटीजीएसटी लेकर आना है, तो बताइए दिल्ली का सीन क्या रहेगा? अगर मैं दिल्ली में रहकर बात करता हूं आपसे बाबूजी, अगर मैं दिल्ली में रह के आपसे बात करता हूं और आपसे ये कहता हूं कि बताइए क्या होगा, कि ट्रांजैक्शन में वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ की है, जिसमें आपका सीजीएसटी आ जाएगा भाई साहब आपका यहां पर 9 रुपये का, और आपका दिल्ली तो यूटी है ना, डीम्ड यूटी है, हाँ डीम्ड मतलब आई मीन टू से कि मिक्स यूटी है तो यूटी ना, एक आएगा यूटी जीएसटी आ जाएगा 9 रुपये का आ जाएगा। अच्छा, ये किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किसको जाएगा? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, हालांकि अलग फंड में चला जाएगा क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। तो भाई साहब फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सीएम साहब कहेंगे, अब तो बदल गए भाई सीएम साहब, बोलेंगे भाई साहब फिर हमें दिल्ली काय को दी? दिल्ली पुलिस तुम्हारे पास में, यानी कि पावर तुम्हारे पास, पैसा भी तुम ले जाओ, तो सीएम का झक मारने के लिए बने यहां पे हम? ना पैसा है ना पावर है, ऐसे करा रहे हैं सीएम बन के। बोले ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेंट्रल गवर्नमेंट के और कुछ अपना स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में भी है। तो आपके इस दिल्ली को बोला गया, डीम्ड स्टेट बुलाया गया, ताकि पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाए, सीएम साहब को पैसा मिल जाए। डीम्ड स्टेट बोलने से तो यहां पर क्या होगा भाई साहब,
मानो ना मानो लेकिन मानना पड़ेगा कि उसे स्टेट की तरह ट्रीट ही किया जाएगा, क्योंकि उसमें लड़का लड़की दोनों के गुण है, तो एक बोलना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा SGST यानी कि दिल्ली जीएसटी। SGST मतलब दिल्ली जीएसटी यहां पर लगाया जाएगा नॉर पे, और फिर वो पैसा दिल्ली सरकार के पास में पहुंचेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो इस तरह से जो मेरी मिक्स यूटी हैं उनको डीम्ड स्टेट बुलाया गया। ये नेचुरल स्टेट हैं और ये नेचुरल आपकी यूटीज हैं। तो फाइनली 28 नेचुरल और 3 डीम्ड, कुल मिलाकर 31 स्टेट आज मेरे पास में हैं। कितने रे? 31 स्टेट आज मेरे पास में हैं और 5 यूनियन टेरिटरीज मेरे पास में आज मौजूद हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए छोटी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं आपने क्या सीखा है। स्टार्ट करना है यहां से आकर इंट्रा इंटर की छोटी सी एक प्रैक्टिस करके मालिक देख लेते हैं। पानी पी लूं मैं? हाँ पी लो। हाँ जी, तो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में गया, ट्रांजैक्शन कैसी? फटाफट बोलिए, ट्रांजैक्शन कैसी है? हेलो, इंट्रा स्टेट। क्या लगेगा? CGST आएगा और महाराष्ट्र GST आएगा। CGST आएगा, महाराष्ट्र GST आएगा। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, ये महाराष्ट्र सरकार को चला जाएगा। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश बीच में बॉर्डर आया, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश बीच में बॉर्डर आया, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, IGST आएगा। IGST फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसके बाद आधा सेंट्रल गवर्नमेंट CGST फंड में डाल देगी, बाकी जो आधा होगा उसे डेस्टिनेशन स्टेट यानी कि यूपी गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा CGST और बाकी आधा यूपी स्टेट को दे दिया जाएगा। यूपी से दमन बॉर्डर बीच में आया, इंटरस्टेट है, IGST आएगा। IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ट्रांसफर होगा IGST फंड में। लेटर ऑन आधा पैसा वहां से जाएगा CGST फंड में, और बाकी जो आधा पैसा होगा वो जाएगा डेस्टिनेशन पर। क्या है सर? UTGST है, UT है, बाकी आधा पैसा UTGST फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वो लिखा है UTGST फंड में आधा चला जाएगा। दमन से चंडीगढ़, क्या बीच में बॉर्डर है? यस। IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आधा पैसा CGST फंड में, बाकी आधा पैसा कहां जाएगा सर? डेस्टिनेशन पे क्या है? यूनियन टेरिटरी है, UTGST फंड में चला जाएगा। पांचों प्योर यूटीज के लिए ना एक ही फंड है, पांचों यूनियन टेरिटरीज के लिए हमारे पास एक ही फंड है, UTGST फंड करके, जबकि स्टेट का सबका अलग अलग है, क्योंकि पांचों पे एक ही सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो 5 अलग अलग फंड नहीं बनाए हैं, पांचों के लिए एक ही फंड बना रखा है UTGST, क्योंकि पांचों का कंट्रोलर एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि SGST के लिए हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग मुखिया बैठा है, तो सबके लिए अलग अलग स्टेट फंड बने हुए हैं, हरियाणा GST फंड, UP GST फंड एंड ऑल। चंडीगढ़ से भाई साहब दिल्ली, तो दिल्ली तो डीम्ड स्टेट है ना? हाँ, दिल्ली डीम्ड स्टेट है। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को छोड़कर, ये मिक्स यूटीज, और मिक्स यूटीज मतलब डीम्ड स्टेट, मानो ना मानो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चंडीगढ़ से भाई और बहनों अगर दिल्ली मूवमेंट कराया जा रहा है, तो ट्रांजैक्शन आपके बीच में बॉर्डर आया, इंटरस्टेट है, IGST फंड, आधा पैसा जाएगा CGST फंड में, और बाकी आधा पैसा जाएगा SGST फंड के अंदर चला जाएगा, दिल्ली सरकार को आगे पैसा चला जाएगा। दिल्ली से दिल्ली में है तो इंट्रा ट्रांजैक्शन है, आधा CGST फंड में चला जाएगा और आधा दिल्ली सरकार के पास में चला जाएगा। दिल्ली से अंडमान बीच में बॉर्डर आया, ट्रांजैक्शन आपकी कैसी है? ट्रांजैक्शन होगी भैया जी आपकी यहां पर आकर दिल्ली से अंडमान, लाइक तो ये तो स्टेट है, सामने यूनियन टेरिटरी है, तो इंटरस्टेट IGST आएगा, आधा पैसा CGST फंड में, बाकी आधा पैसा UTGST फंड में चला जाएगा डेस्टिनेशन को देखते हुए। ठीक है जी। अंडमान से अंडमान इंट्रा है, CGST आएगा और UTGST फंड, UTGST आएगा और UTGST फंड में चला जाएगा। अंडमान से USA
सर डेस्टिनेशन, यहां जीएसटी सर आएगा ही नहीं, जीएसटी आएगा ही नहीं यहां। क्यों? क्योंकि ऐसे में हमें पता है टैक्स लगाने का अधिकार यूएसए गवर्नमेंट का है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई अधिकार यहां पर नहीं बनता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल यही तो कहता था कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए जाते हैं वहां की सरकार टैक्स लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी। तो अगर गुड्स यहां से वहां चला गया है तो भैया जी हमें कोई जीएसटी से मतलब नहीं है। लेकिन अगर यूएसए से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब इंडिया आया तो वहां पर फिर आईजीएसटी आएगा। भाई इंटरस्टेट है ना, बीच में कंट्री बॉर्डर आ गया, आईजीएसटी आएगा। आधा पैसा आईजीएसटी का सीजीएसटी फंड में चला जाएगा और बाकी आधा पैसा महाराष्ट्र सरकार को दे दिया जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। सर ये क्या लिखा? अलोंग विद इंपोर्ट ड्यूटी। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करने पर आपके लिए जरूरी नहीं है। ये सीए फाइनल में कस्टम लॉ आता है, वहां सिखाई जाती, मैंने तो बस लिख दिया है इंपोर्ट ड्यूटी करके, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पूरी इंट्रा और इंटर की प्रैक्टिस मालिक यहां पर आकर हो जाती है और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो हमने पूरा क्या सीखा? देखो शुरू से हम बात करते, सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी ये थी कि किस प्रकार से टैक्स कलेक्शन किया जाता है। सैलरी अर्न करते हैं भाई साहब जी तो फिर अपना ये इनकम टैक्स ही देना होता है। बिजनेस कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स तो देना ही देना है, साथ में आपने अपने कस्टमर से अपने सेल प्राइस पर जो भी आपका बनता था उस पर जीएसटी आपको लेना है और सरकार को देना है। टैक्स क्या है वो हमने देखा, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी होता है एंड डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की हमारी बात हुई यहां पर आकर। फिर हमने क्रेडिट कंसेप्ट को सीखा, फिर देखा कि यार क्रेडिट कंसेप्ट ही क्यों आया, उसके पीछे क्या कारण है, बिकॉज वी वांट ऑप्टिमम रेवेन्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ इवेजन, उसकी बात हमने करी यहां पर आकर। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने देखे, इसके लक्षण क्या हैं, अच्छे लक्षण हैं कि बुरे लक्षण हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर देखा, ड्यूटी और सेस में अंतर देखा, पुराने टैक्सेस के बारे में थोड़ा सा सीखा हमने, क्या कमियां थी, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल आपके क्या बोलते हैं इवेंट मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थी, कास्ट कटिंग था, डबल टैक्सेशन था। नए सिस्टम के अंदर आकर सारी चीजें खत्म हो गई और क्या क्या बदलाव आए वो हमने यहां पर देखा आकर। एंड उसके बाद में फिर बाबूजी हमने देखा जीएसटी इंटर जीएसटी गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर आपका जीएसटी लगता है। इंट्रा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी की बजाय, या फिर यूटीजीएसटी अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो। इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी में दो कंपोनेंट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी होगा या फिर यूटीजीएसटी होगा, डिपेंड करता है वैसे करके। फिर इसकी हमने प्रैक्टिस करी और कितनी यूटीज हैं तो एज ऑफ नाउ 5 हमारे पास में प्योर यूटीज हैं, 3 हमारे पास में डीम्ड यूटीज हैं, दिल्ली, पांडिचेरी एंड लद्दाख को छोड़कर बाकी का जम्मू कश्मीर, और डीम्ड स्टेट इनको माना जाता है मिक्स यूटीज को। तो ऐसे करके बात करी जाती है। तो आज की बात हम यहीं पर अपनी रख के चलते हैं। इसकी जो हैंडमेड नोटिंग है भाई साहब वो आपकी ये रही यहां पर आकर। तो सारा का सारा जो आपको फाइनली दिमाग में बैठाना है, लर्न करना है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, हाँ इतना काफी है। ये 3 पेज, ये यहां तक यानी कि 3-4 पेजेस के भीतर ही आपका ये पूरी क्लास का यहां पर कंटेंट आ जाता है। क्या क्या लिखा है? व्हाट इज टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, क्रेडिट कंसेप्ट समझाया, फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन हाथ से लिखे मैंने यहां पर आकर। आपसे रिक्वेस्ट है आप भी अपने खुद से हैंडमेड नोट्स तैयार करें, भले यहां से देख देख कर लिखें लेकिन लिखें जरूर यार, क्योंकि फाइनली आपको ये करना है। डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, वाई जीएसटी क्यों आया, और ये हाथ से लिखा हुआ पूरा व्हाट इज जीएसटी, इंट्रास्टेट क्या, इंटरस्टेट क्या, ये पूरा बताया। एज ऑफ नाउ प्योर स्टेट 28 हैं, मिक्स यूटी 3 हैं और प्योर यूटीज आपकी 5 हैं। तो इतनी हमारी बातें हैं। तो जो जो मेरा डेली बेसिस पे होता चला जाएगा उतना तक मैं आपको डेली बेसिस पर ही मालिक आगे भेजता भी रहूंगा। ऐसे करके मतलब क्या भेजता रहूंगा, मतलब जैसे आज ये क्लास होगी अपनी, तो इसका जो ये नोटिंग वाला पार्ट है ना, ये भी मैं आपको भेज दूंगा। तो आप इसे अपने पास में रखें और अपने रजिस्टर में कॉपी कर लें, तो आपकी भी हैंडमेड यहां पर बुक तैयार हो जाएगी। वैसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे। कहो तो मैं 1 गो में भी आपको सारा भेज सकता हूं, रोज रोज भेजने का झगड़ा ही खत्म। हाँ सर ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, 1 गो में भेज दूं क्या आपको ये? हाँ सर जी 1 गो में भेज दो।
तो जितना जितना हमारा हो जाए उतना उतना आप इसमें करते चलेंगे, ये से ज्यादा सही रहेगा। रोज रोज भेजने का झगड़ा खत्म, वन गो में मैं आपको ये पूरा भेज देता हूं मालिक, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच है, बाय टाटा। लेकिन ध्यान रखना ये आपके लिए समरी तब काम करेगी जब आप मेन बुक से पूरा कंटेंट ठीक से पढ़ चुके होंगे, कंसेप्ट आपके ठीक से निकल के आ चुके होंगे। आई होप कि आपको बातें ठीक से समझ में आ गई होंगी। 9810012161 ये मेरा नंबर है, बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन और रात सब शुभ हो। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। बाय है, टाटा है और ढेर सारा लव यू है आपके लिए। बाय बाय।